प्रिय शोधार्थियों, शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आज आपसे नई कविता आंदोलन विषय पर मुखातिब हूँ। इस व्याख्यान में नई कविता आंदोलन के जन्म की परिस्थितियों, उसकी विशेषताओं और इस काव्यधारा में शामिल कवियों की काव्यगत विशेषताओं, भाषा भंगिमाओं आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर पाएंगे, उसके प्रति अपनी समझ साफ कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं नई कविता आंदोलन के विभिन्न पक्षों के बारे में। युगीन परिस्थितियों और साहित्यिक परंपरा के संघर्ष और संवाद से काव्य प्रवृत्तियां पनपती हैं। नई कविता का सृजन काल भारत और विश्व की दो महत्वपूर्ण घटनाओं के ठीक बाद का है। आजाद भारत के उपरांत मोहभंग की स्थिति और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के संकट तथा मूल्यों के विघटन का प्रभाव नई कविता पर महत्वपूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। उस समय के भारत के सामने जो परिदृश्य था वह दूसरे विश्व युद्ध की मार से क्षत विक्षत था, जिस पर शीत युद्ध के बादल छाए हुए थे। विश्व युद्ध की विभीषिका ने अपने प्रभाव और दबाव से वैश्विक जगत के पुराने संसार को नष्ट कर दिया था। हालत यह हो गई थी कि पुराने मूल्यों और मान्यताओं पर या तो प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए या उन्हें इस रूप में बदलाव की तीव्र प्रक्रिया के भीतर से गुजरना पड़ा कि उन्हें मूल रूप से पहचान पाना भी कठिन हो गया। उस समय बहुत सारी स्थितियां पैदा हो रही थीं। कालक्रम की दृष्टि से नई कविता दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी के प्रकाशन के बाद की कविता को कहा जाता है। सन 1952 ईस्वी में अगे ने पटना रेडियो स्टेशन से समकालीन कविता पर चर्चा करते हुए उसे नई कविता के नाम से संबोधित किया। 50 का दशक हिंदी साहित्य में नई कविता का आंदोलन लेकर आया। पुरानी पीढ़ी के आलोचकों की बहस के केंद्र में यह मुद्दा रहा कि कविता से पहले नए विशेषण की आवश्यकता क्या है। इसका उत्तर यह कहकर दिया गया कि नए से तात्पर्य स्वातंत्र्य युग की नई संवेदना और नई मनोभूमि की अभिव्यक्ति से है। इसी के साथ यह भी कहा गया कि नई कविता आजादी के बाद के भारत के नए मनुष्य की चिंताओं, द्वंद्वों, तनावों, समस्याओं और प्रश्नाकुलताओं की अभिव्यक्ति है। अगे ने नई कविता शीर्षक निबंध में इस कविता को परिभाषा देने का प्रयास किया और कहा कि नई कविता नए मूड की, नए मानसिकता का स्फोट है। नई कविता अनेक अर्थों में प्रयोगवाद का नया विकास मानी जा सकती है। उसने प्रयोगवाद की अनेक उपलब्धियों को आत्मसात किया। इसी साम्य के कारण अनेक कवि प्रयोगवाद और नई कविता दोनों के क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं और उनके विषय में यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ तक वे प्रयोगवादी हैं और कहाँ तक नई कविता के कवि। नई कविता का कवि जीवन की आसपास अपनी दुनिया को लेकर सचेत था। उसने परिवर्तनों को समग्रता में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया और इस प्रयास में परंपरा और अपने परिवेश से अभिव्यक्ति के औजार ग्रहण करते हुए काव्य सृजन की ओर उन्मुख हुआ। जीवन की विविधता के कारण नई कविता में गीत का स्वर है, कहीं आलोचना का स्वर है, कहीं रमणीय प्रकृति की अनुभूति का स्वर है, तो कहीं आत्मालोचन। सच तो यह है कि नई कविता के भीतर कई स्वर हैं, कई शैलियां हैं, कई शिल्प हैं और कई भाव पद्धतियां हैं। नई कविता पर विचार करते हुए डॉक्टर रामदरस मिश्र ने लिखा, नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता है कथ्य की व्यापकता। वह कोई वाद नहीं है, व्यापक जीवन दृष्टि है। कथ्य कहाँ नहीं है। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद ने कथ्य को बांट लिया था, किंतु नई कविता ने मानव को उसके समग्र परिवेश में सही रूप में अंकित करना चाहा है। नई कविता एक ऐसा काव्य आंदोलन है जिसमें मार्क्सवादी, यथार्थवादी, क्षणवादी और लोहियावादी जैसी तमाम विचारधाराओं का वस्तु और रूप के स्तर पर प्रभाव है।
लेकिन नई कविता किसी भी विचारधारा को काव्यधारा पर हावी नहीं होने देती। नई कविता के कवि इन विचारधाराओं से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, गांधी दर्शन और लोहिया के विचारों ने इन रचनाकारों में एक ऐसी अंतर्दृष्टि उत्पन्न की है जो जीवन जगत के गतिशील और जटिल यथार्थ को नए कोणों से अभिव्यक्ति देती है। मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद विचारधारा के दबाव ने मानव की निराशा, पराजय, मृत्युबोध को रचना में ढालने का प्रयास किया। मध्यवर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं ने काव्य सृजन में शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं के साथ संस्कृति तथा परंपरा के भीतर से निकली आधुनिकता बोध की प्रक्रिया और व्यक्ति के आत्मनिर्वासन की पीड़ा को तीव्र किया। नई कविता में इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। इन बदलावों को देखते हुए विजयदेव नारायण शाही ने लिखा, न सिर्फ कविता का कलेवर बदला है बल्कि गहरे स्तर पर काव्यानुभूति की बनावट में भी अंतर आ गया है। नई कविता ने समग्र मानव को जीवन के केंद्र में स्थापित किया। छायावाद ने अर्थ का संकोच कर दिया था। प्रगतिवाद काव्य विचार को तयशुदा फॉर्मूले की तरफ आरोपित करने के कारण समग्र जीवन जगत की चिंताओं से हटकर एकांगी हो गया था। वहीं प्रयोगवाद रूपवाद में बन गया था। नई कविता अपने पहले के काव्य आंदोलनों से ऊर्जा ग्रहण करते हुए और बदलाव संभव करते हुए समग्र मानव के साथ प्रकृति को भी अपनी संवेदना का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। हम कह सकते हैं कि नई कविता पूर्ववर्ती काव्य आंदोलन का स्वस्थ विकास है। रघुवीर सहाय ने लिखा, वस्तुतः अनुभूति यदि सच्ची है तो वस्तु के भीतर से निकलेगी, मात्र छू कर नहीं छोड़ जाती। नई कविता के कवियों ने छिछली अनुभूति का विरोध किया। नई कविता के आलोचकों मुक्तिबोध, नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि ने भी अनुभूति की ईमानदारी की वकालत की, यानी नई कविता में अनुभूति को नए नजरिए से देखने का प्रयास किया। नई कविता के ज्यादातर कवि ईमानदार अनुभूति की राह पर चले। नई कविता में स्वाधीनता के बाद की आशा आकांक्षा के टूटने के बाद उससे उपजा मोहभंग भी सुनाई पड़ता है। नई कविता में प्रबल व्यवस्था विरोध का जो स्वर है उसके मूल कारक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हैं। गांधी की हत्या के बाद मूल्यों का विघटन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा परिवेश मूल्यांधता से भर गया। नई कविता के अधिकांश रचनाकारों ने अनगिनत मोहभंग की कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं की काव्य संवेदनाओं में मोहभंग के अनुभवों का दारुण इतिहास निहित है। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमल था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। जब धर्मवीर भारती यह बात कह रहे हैं तो अंधा युग के दृश्य का ही चित्रण नहीं है, बल्कि अपने समय के दबावों का स्वर भी उनकी इन पंक्तियों में बिंबों के माध्यम से मुखरित है। नई कविता का दौर विसंगति और विडंबना से गुजरता हुआ दौर है। तब यह लाजिम है कि नई कविता में तत्युगीन विसंगतियों और विडंबनाओं की अभिव्यक्ति हो। यह विडंबना और विसंगति नई कविता के संवेदना और शिल्प में भी मौजूद है। मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस कविता में इस दौर की स्थिति पर लिखते हैं, पिस गया वह दो पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। नई कविता में मुख्य रूप से दो वैचारिक मूल्य काम कर रहे थे। एक व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है, दूसरा पक्षधरता पर। व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व अज्ञेय करते हैं। नदी के द्वीप कविता में कहते हैं, हम नदी के द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में। तो जन पक्षधरता का प्रतिनिधित्व करते मुक्तिबोध लिखते हैं, अपनी मुक्ति के रास्ते अकेले में नहीं मिलते। नई कविता के स्वर में अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, काव्य मुहावरा भी हावी है। पश्चिमी संसार के दो विश्व युद्धों ने इतना भयाक्रांत किया कि पूरी मनोभूमि पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, शहरीकरण, टेक्नोलॉजी के विकास ने भयानक समय ला दिया।
जिससे मृत्यु, अवसाद, आत्मनिर्वासन, अकेलापन जैसी स्थितियां पैदा हुईं। विश्व पर बड़ी हताशा, निराशा का प्रभाव हम पर भी पड़ा। यह सब देखते हुए नया कवि कह उठा, लगातार मैं मर रहा हूँ, मर रहा है एक संसार। नई कविता पर अस्तित्ववाद का प्रभाव तो है ही, साथ ही साथ क्षणवाद का प्रभाव भी है। अस्तित्व के मंडराते हुए खतरे ने मनुष्य की अनुभूतियों को क्षणवादी बना दिया। कहना न होगा, यह इसी अस्तित्ववाद की कोख से पैदा हुआ। यह बात कई कोने से उठकर कही गई है कि नई कविता लघु मानव के परिवेश की कविता है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नए प्रतिमान पुराने निकष पुस्तक में पहली बार लघु मानव को सहज मानव कहकर लघु मानव को चर्चा के केंद्र में रख दिया। विजय देव नारायण शाही ने भी महत के स्थान पर लघु को स्थापित कर उसे नई कविता में समर्थन दिया। मुक्तिबोध ने इसके मूल में जाकर इसका विरोध किया और इसे जन विरोधी, अमरीकी पूंजीवादी, भोगासक्त, व्यक्तिवादी मानव का पर्याय घोषित किया। प्रत्येक युग अपनी युगीन संवेदना के अनुसार अपना काव्य रूप स्वयं तय करता है। इस दौर में प्रबंध का स्थानापन्न लंबी कविता को बनाया गया। मुक्तिबोध तो सफल लंबी कविता के लिए प्रसिद्ध ही हैं। इस दौर के सभी कवियों ने विचार केंद्रित लंबी कविताएं लिखी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी इस लिहाज से खास तौर पर देखने लायक है। दूसरी ओर नई कविता में छोटी कसी कविताओं का काव्य रूप हीरे के क्रिस्टल की तरह दमकता है, जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ भरा रखता है। नई कविता के कवियों ने जापानी काव्य रूपक हाइकू, अंग्रेजी की ड्रोमेट्रिक पोएट्री, गांव में मौजूद कजली, लवनी, आल्हा के काव्य रूपों को नए सांचे में ढाला। नई कविता के काव्य शिल्प पर बात करते हुए अज्ञेय ने लिखा, नई कविता की एक विशिष्टता है लोक गीतों या प्रचलित धुनों की ओर झुकाव। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कारण चाहे राजनीति का जनवाद हो, चाहे अधिक आसान पर गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले रूपाकारों की खोज, जहाँ ये सफल हुए हैं वहीं बड़ी ही प्यारी चीज़ें लिखी गईं और ऐसे प्रयोग किए हैं, वहीं बहुत सारे दृश्य दिखाई पड़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन जैसे शुद्ध जनवादियों ने, गिरजा कुमार माथुर जैसे संगीत खोजियों ने, नरेश मेहता सरीखे उदारपंथियों ने और अज्ञेय जैसे संस्कारियों ने इस दिशा में खास तौर पर काम किया। किसी भी युग की सृजन क्षमता को काव्य भाषा के माध्यम से समझा जा सकता है। नई कविता के सभी कवियों ने काव्य भाषा की सृजनात्मकता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। नई कविता में ऊबड़ खाबड़ गद्यात्मक भाषा की लय में अर्थ की गहराई और सृजनात्मकता है, तो बोलचाल की सहज सृजनात्मक क्षमता की अभिव्यक्ति भी मिलती है। मसलन केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद हमसे भी बड़ा तो दिख। नई कविता नए प्रतीकों और बिंबों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध दिखाई देती है। नए कवियों पर पश्चिम के बिंबवाद और प्रतीकवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। नए कवि नए प्रतीक तो गढ़ते ही हैं, पुराने प्रतीकों में भी नया अर्थ संदर्भ पैदा कर देते हैं। इस तरह कविता में बिंब और प्रतीकों के माध्यम से और उनके बेहतरीन प्रयोग से नई कविता समृद्ध तो हुई ही, लेकिन नई कविता में बिंबों को लेकर कई बार फैशन की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। इससे कहीं कहीं नई कविता में अबूझपन भी नज़र आता है। बावजूद इसके नई कविता आंदोलन को देखते हुए हम यह समझ सकते हैं कि उस दौर में कवियों ने बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोगवाद से नई कविता की जो यह यात्रा है, बहुत सारे बदलावों और अलगावों को लेकर काव्य संसार में आई। प्रयोगवाद बौद्धिकता के आग्रहों को लेकर संवेदनशील है। यही कारण है कि जब भी प्रयोगवादी कविता की हम यात्रा करते हैं, उनमें अनेक तरह के बौद्धिक विश्लेषणों के आख्यान नजर आते हैं। कहीं वे आख्यान अस्तित्ववाद से प्रभावित होते हैं तो कहीं मनोविश्लेषणवाद से। लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि नई कविता में बौद्धिक विश्लेषण की जगह
अनुभव मूलक संश्लेषण पर बल दिया गया। अनुभव मूलक संश्लेषण का तात्पर्य है कि जो क्षण का स्वीकार है, अनुभवों की दुनिया है, उनमें जो सार तत्व निकलता है, उससे नई कविता अपनी पृष्ठभूमि का निर्माण करती है, अपनी संवेदना का विस्तार करती है। ठीक इसी तरह हम यह भी देख सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता में नागर बोध पर अतिरिक्त बल दिया गया है, वहीं नई कविता आंदोलन में नागर बोध की जगह लोक के जो अनुभव हैं, लोक भाषा, लोक अनुभव, लोक रंग, उनको अधिक महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता सुहागिन का गीत देख सकते हैं। लोक रंग के आग्रहों का असर केदारनाथ सिंह की भी अनेक कविताओं में नज़र आता है। लोक धुनों से प्रचलित जो कविताएं लिखी गईं, जैसे केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित गीत झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी। यही नहीं, स्थानीयता के आग्रहों का असर यह है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी जैसी रचना करते हैं, तो केदारनाथ सिंह माझी का पुल जैसी कविताएं लिखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयोगवाद का विकास नई कविता के रूप में तो हुआ, लेकिन नई कविता की अपनी विशिष्टताओं ने उस संसार को ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से संपन्न किया। प्रिय विद्यार्थियों, शोधार्थियों, मुझे विश्वास है कि नई कविता आंदोलन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में आपने अपनी समझ बिल्कुल साफ बना ली होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार फिर किसी नए विषय पर।